बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आज से हम शुरू करेंगे। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन अप टू डेट पेपर्स को उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस चैप्टर को भी कवर करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, बोहर एटॉमिक थ्योरी है, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स है, देन एट द एंड आपके पास आइसोटॉप्स भी है। तो हम हर एक टॉपिक को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और उनके खास तौर पे किस तरह से उनको डिस्कस करेंगे उनके क्वेश्चंस के बेस पे कि इसमें से इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में कितनी बार और किस तरह से आपसे पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपसे इसकी वेटेज जरा शेयर कर दूं चैप्टर 2 की कि आपके बोर्ड का जो पेपर होगा ओवरऑल उसमें से चैप्टर 2 में से क्या कुछ आएगा। आपको एक एमसीक्यूज इसमें से आएगा, 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इसमें से, और इसके अलावा एक आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 5 जो होता है आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन, उसका बी पार्ट आपका चैप्टर 2 में से होगा, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेंगे जिसका ए पार्ट क्वेश्चन 1 चैप्टर 1 से था और बी पार्ट आपका चैप्टर 2 से होगा। तो हमने चैप्टर 1 तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा डिस्कस कर लिया है 1 बाय 1, और उसके बाद हम चैप्टर 2 पे आ गए हैं। तो अब चैप्टर 2 का इस वीडियो में हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ज्यादातर आपसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा गया है, लॉन्ग के तौर पर आता है आपको, और वो किस तरह से आपसे पूछ सकता है। वो आपको कहेगा कि हाउ डू रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज ए न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। कि रदरफोर्ड ने किस तरह से ये दरियाफ्त किया कि मतलब ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड था ना एटम के, कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और एटम के का एक मॉडल प्रेजेंट किया था रदरफोर्ड ने। तो वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ डू रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट कि एटम हैज ए न्यूक्लियस एट लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो उसके सेंटर में प्रेजेंट है। ये उसने किस तरह से डिस्कवर किया, हमें वो प्रैक्टिकल उसका सारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बेसिकली लिखना होगा, ठीक है। देन है आपके पास डिस्क्राइब, या वो आपसे मतलब इस तरह से पूछ सकता है, ये मैंने दरमियान में स्लैश लगाए हैं, मतलब ये 4 तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करें और साथ उसकी डायग्राम भी उसने पूछी है। यहाँ पर तो उसने लिख दिया है ना, अगर आपसे वो नहीं भी पूछता तो आपको बनानी तो है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट एंड हिज एटॉमिक मॉडल इन डिटेल। ठीक है, ये भी उसने अब एक्सपेरिमेंट पूछ लिया और सारा डिटेल में आपने इसका वन टू ऑल हर चीज इसमें लिखनी है। डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ वो उसके रिजल्ट्स पूछ रहा है जो आपको 7 से 8 आपके बुक में लिखे हैं। हम इंशाल्लाह भी इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये तो जो आपके के लॉन्ग में आपसे वो किस तरह से ये आपसे पूछा गया है और इसी तरह से आपसे पूछा भी जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो। डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशन, ये आपको पता है आपकी बुक में 2 ही लिखी हुई है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन 2 नंबर के लिए आपसे पूछ सकता है वो। गिव 2 ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये वही बात है लेकिन 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये एक और तरह से आपसे पूछा गया है पास्ट पेपर्स में। डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, डिफेक्ट्स आपको बताने हैं, ये भी आपकी बुक में 2 ही लिखे गए हैं। और उसके बाद है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये हम भी डिस्कस करेंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। ऑलराइट, अब हम इसको पढ़ेंगे कि इसको प्रेजेंट करना किस तरह करना है पेपर में, हम लिख के किस तरह से आएंगे कि हमें सारे के सारे मार्क्स मिले। ठीक है, हमने बुक वाला तो उठा के छापा नहीं मारते ना ऑब्वियसली बुक से ही हम लिखेंगे, लेकिन जो उसकी सारी हेडिंग्स होंगी 1 बाय 1 वो हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे इसकी हम वो देखने से पहले कि लिखना किस तरह से है, आप मेरे साथ इसका जरा क्विक ओवरव्यू ले लें कि ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट था क्या, ताकि जब हम इसको रीड करें, मतलब जब हम इसका वो पूरा पैटर्न देखें तो हमें जो है वो सारी बातें समझ आ रही हैं। तो ये क्या एक्चुअली एक्सपेरिमेंट क्या था। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड की फॉयल ली, मतलब सोने का एक वर्क लिया, ठीक है, सोने का एक वर्क, सोने की एक शीट ली, ठीक है, और क्या किया उसको दरमियान में रख दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक का ही जो है वो डायग्राम है। तो ये जो कि आपको पिक्चर बनानी होगी तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है बनानी, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये एक्चुअली जो है वो गोल्ड की फॉइल है और ये उसको उसने एटम्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। कहते हैं मैंने गोल्ड की फॉइल रखी और उसने क्या किया, एक दरमियान में गोल्ड की फॉइल रखी और एक तरफ से उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की, मतलब कुछ पार्टिकल इसके ऊपर गिराए इस फॉइल के ऊपर,
ठीक है। अब वो पार्टिकल्स कौन से थे, वो अल्फा पार्टिकल थे। कौन से पार्टिकल्स से, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम एटम्स का आपने नाम सुना होगा, हीलियम एलिमेंट होता है, ठीक है। हीलियम, हीलियम गैस जो नोबल गैसेस के सबसे ऊपर मौजूद होती है, इसके अंदर आपको पता है ये इसका दो जो है वो अटोमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 अटोमिक नंबर है, तो इसमें 2 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 2 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, हीलियम के एटम लिया और उसके जो 2 उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, वो दोनों के दोनों उसने जो है वो उसकी आयनाइजेशन कर दी, दोनों जो उसके इलेक्ट्रॉन थे वो इससे छीन लिए। तो अब बाकी हमारे पास क्या रह गया, हीलियम का न्यूक्लियस रह गया ना, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन तो सारे छीन गए, कोई शेल बाकी नहीं रहा। तो हीलियम न्यूक्लियाई को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, He से रिप्रेजेंट करते हैं ना हीलियम को, तो उसके ऊपर जो है वो प्लस साइन आ जाता है जब वो केटाइन हो जाए। तो अगर 2 उसमें से एक प्लस साइन आएगा एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे, 2 प्लस साइन कब आएगा, जब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो He2 प्लस हीलियम पार्टिकल्स को, हीलियम न्यूक्लियाई को या अल्फा पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करता है। तो ये आप जो प्लस प्लस आपको ये नजर आ रहा है, ये आपको क्या है कि इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये दिखा रहा है वो, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स। तो उसने क्या किया, वो ये जो गोल्ड फॉइल थी, सोने का वर्क था, ठीक है, उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स की क्या की जी, बम्बारमेंट की, ठीक है। बम्बारमेंट, ये कितने पार्टिकल्स थे जो उसने एक्सपेरिमेंट में यूज किए, वो थे 20,000, ठीक है। तो 20,000 ये थे, और ये जो थी इसकी मोटाई कितनी सी, 0.0000, मतलब 0.4 बार 0 और आगे 4 सेंटीमीटर जो थी हमारे पास इसकी मोटाई थी इसकी वर्क की, ठीक है। ये दोबारा अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो अब जब इसने इसके ऊपर ये बम्बारमेंट की, उसके बाद क्या हुआ, उसने इसके एंड पे क्या किया, अब मतलब ये वो देख तो नहीं सकता था ना कि वो किस तरह से इसके अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है। उसने क्या किया, और इसके एंड पे यहाँ पे वो बनाई नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली उसने क्या किया, एक स्क्रीन लगा दी, ठीक है। अब वो स्क्रीन किस चीज की थी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फोटोग्राफिक फिल्म होती है, ठीक है, आप कुछ बच्चों को पता होगा कि जो रील होती है हमारे कैमरे में, ठीक है, कि उसके ऊपर जब हम किसी चीज जैसे पिक्चर लें, तो उसके ऊपर वो जो पिक्चर होता है वो उसके ऊपर वैसे ही हमारी तस्वीर जो उसके ऊपर बन जाती है, ठीक है। तो वो सारा जो है इसी तरह से वो जो यहाँ पर स्क्रीन थी उसके ऊपर भी जब ये आके टकराएंगे ना, तो ये वहां पर उसके ऊपर स्पॉट्स बना देंगे, धब्बे बना देंगे। तो उस धब्बे से हम अंदाजा करेंगे, अच्छा यहाँ पर आके एक हीलियम पार्टिकल टकराया था, अच्छा यहाँ पर आके टकराया था, ठीक है। तो ये स्क्रीन से उसने एक्चुअली ऑब्जर्व करना था कि किस जगह जो है वो अल्फा पार्टिकल्स आके टकराए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो जो सीधे गुजर गए हैं, मतलब ये सारे यहाँ पर आके टकराए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो देखेगा कि यहाँ पर कुछ जो है वो इस तरह से आए, इसके साथ टकराए, और ये बहुत फेयरली मतलब स्मॉल डिफ्लेक्शन होगी, मतलब जो है कुछ थोड़े से जाविये पे मुड़ गए, और कुछ जो है वो बहुत ज्यादा मुड़े हुए आपको यहाँ पर करके मिलेंगे, ठीक है। तो इसने कहा कि बहुत ज्यादा जो थे वो बिल्कुल सीधे आ गए, और कुछ इस तरह के थे जो जिनकी डिफ्लेक्शन हो गई, ठीक है, या थोड़े जाविये पे या ज्यादा जाविये पे, ठीक है। अब ये देखिए डिफ्लेक्शन क्यों हुई, ये जो सीधे गुजर रहे हैं वो तो इसलिए गुजर रहे हैं, मैंने आपको बताया था इसके गिर्द क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, शेल्स के गिर्द अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। शेल्स के दरमियान में खाली स्पेस होती है, तो उसके दरमियान से जो पार्टिकल्स हैं ये इजीली गुजर सकते थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा जो है वो आगे गुजर कर आगे आगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम का काफी सारा हिस्सा जो है वो खाली है, ठीक है। अब इसके दरमियान में आप देख सकते हैं छोटा सा न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्लस चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो फिर न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा आ गया, प्लस का आएगा ना, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो न्यूक्लियस के ऊपर जी प्लस चार्ज। तो अब ये प्लस और प्लस आपस में क्या होगी, रिपल्शन होगी ना, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो ये दोनों, इन दोनों के दरमियान में क्या होगी जी, रिपल्शन होगी, और रिपल्शन की वजह से इसका जो रास्ता था वो थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है। ये इसके बिल्कुल जो है वो किनारे पे आके लग रहा है न्यूक्लियस की, इस वजह से थोड़ी जरा डिफ्लेक्शन हुई है, और इसकी जो है वो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा देखने में आ रही है, ठीक है। और कुछ जो है वो बिल्कुल ही बाउंस बैक करके, जो बिल्कुल उसके सामने आके टकराए न्यूक्लियस के, वो बिल्कुल ही बाउंस बैक करके, इतनी ज्यादा रिपल्शन क्रिएट हुई, मतलब वहां पे आपको खाली स्पेस मिलेगी यहाँ पर शीट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो ये उसका टोटल जो है एक्सपेरिमेंट था, जिससे उसने जो है वो सारा डिटेक्ट किया कि बहुत सारा हिस्सा जो है वो खाली है, और इसके अलावा ये जो डिफ्लेक्शन हुई है दरमियान में करके, बिल्कुल दरमियान से फील होती है, तो वो इस वजह से हुई कि इसके दरमियान में कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा कि कुछ जो है वो बिल्कुल वापस मुड़ गए, तो इसका मतलब है वो जो पॉजिटिवली चार्ज चीज है वो बहुत ज्यादा जो है वो इतनी पावरफुल है, इतना डेंस है, इतना भारी है
कि वो इसको बिल्कुल वापस भी भेज सकता है। ठीक है, तो ये चंद एक इसके जो थे यहाँ से उसने जो है वो एक स्ट्रक्चर, एटम का एक स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन किया था। आई होप ये आपके लिए अब बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट कि आपने पेपर में किस तरह लिख कर आना है। अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये जो है ना, ये ज्यादातर आपको इस तरह से, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने, अगर आपको लॉन्ग आता है तो आपने इसी तरह इसको लिख देना है लॉन्ग में। और अगर आपको वैसे ये वाली स्लाइड है, ज्यादा आपकी एमसीक्यूज इसमें से ज्यादा बन सकते हैं। वैसे लॉन्ग में तो लिखना ही है और एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ये प्रेजेंट किसने किया था, किसने पेश किया था। सो प्रेजेंटेड इन और प्रेजेंटेड बाय। प्रेजेंटेड इन मतलब कब पेश किया गया, 1911 में। और प्रेजेंटेड बाय किसने पेश किया था, रदरफोर्ड ने। और इसी के नाम पे इसका नाम भी रख दिया गया कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने पेश किया था और वो ये था कौन, आप ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट था। ठीक है, और इसके अलावा इसने क्या क्या किया है, ये मैंने यहाँ पर सब बातें लिख दी हैं, ये आप लिख सकते हैं साथ ही। ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, उसने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किसको यूज करते हुए किया, अल्फा पार्टिकल्स को इस्तेमाल करते हुए किए। अल्फा पार्टिकल मैंने आपको बता दिया है क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज ऑफ 1908, जो 1908 का नोबेल प्राइज था केमिस्ट्री का, वो रदरफोर्ड को मिला था। He performed the first experiment to split atom. ठीक है, एटम को तोड़ने के लिए, तोड़ने का जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो रदरफोर्ड ने ही जो है वो परफॉर्म किया था। बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। इसको फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे जो है ये आपने इस तरह इसके प्रेजेंटेशन में लिखना है, आपके लॉन्ग आ जाएगा। और इसके अलावा ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं कि ये प्रेजेंट कब किया, प्रेजेंट किसने किया, नोबेल प्राइज उसे कब मिला था, और फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस किसको कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। उसका आपने जो है प्रेजेंटेशन लिख ली। प्रेजेंटेशन के बाद आपने मतलब या डिस्कवरी के बाद आपने क्या लिखना है जी, उसके एक्सपेरिमेंट पे आ जाना है कि उसका एक्सपेरिमेंट असल में क्या क्या था। हमने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा था ना, उसने यही पूछा हुआ है आपसे कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बताएं। तो अब ये मेन चीज जो है वो एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट जब आपने लिखना है तो सबसे पहले आपने लिखना है कि ऑब्जेक्टिव, कि उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसका मकसद क्या था। एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है जी, ऑब्जेक्टिव। तो उसका मकसद क्या था, रदरफोर्ड परफॉर्म्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट to understand how negative and positive charges coexist in an atom. ठीक है, रदरफोर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव था, उसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट उसने इसको नाम दे दिया क्योंकि सोने का वर्क इस्तेमाल हुआ था ना इसमें। तो उसने क्या किया कि रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, क्यों, टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस को एग्जिस्ट इन एन एटम, के दोनों पॉजिटिव चार्ज यानी कि हमारा जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ही एटम में को एग्जिस्ट किस तरह से करते हैं। ठीक है, और he proved that Plum-Pudding model of the atom was not correct. ये इससे पहले, रदरफोर्ड से पहले जो है वो एटम का एक स्ट्रक्चर पेश किया गया था, उसे प्लम पडिंग मॉडल कहा जाता है। प्लम पडिंग मॉडल जे थॉमसन ने पेश किया था। ये आपके जो है वो शुरू से आपका थोड़ा काट दिया है ना उन्होंने जो स्मार्ट सिलेबस में, तो ये उसमें लिखा होगा। इसमें क्या था, उसने कहा था कि ये बिल्कुल ये प्लम पडिंग मतलब खीर की प्लेट की तरह होता है, जिसके अंदर जो है ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं और उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये बिल्कुल जिस तरह से एक हम स्वीट डिश जिस तरह से प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर सारे लवाजमात होते हैं, उसी तरह से यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल इकट्ठे उस तरह से एक ही प्लेट के अंदर साथ ही एक दूसरे के पड़े होते हैं। लेकिन उसने क्या किया कि ये जब इस तरह से ये वाला एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का हो गया तो उसकी सारा जो था उसकी सारी बात नलेफाई होगी, हमें पता चल गया दरमियान में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। सो ये था जी उसका ऑब्जेक्टिव कि उसने ये पता लगाना था कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कोएग्जिस्ट एक ही एटम में कैसे पाए जाते हैं, किसकी जगह कहाँ है। और इससे जो प्लम पडिंग मॉडल था उस वो नलेफाई हो गया, वो निग्लेक्ट हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव के बाद हम क्या पढ़ते हैं जी, रिक्वायर्ड मटेरियल एंड देयर पर्पस, कि अब ये जो उसका एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने कौन कौन सी मटेरियल इस्तेमाल किया, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई और हर एक चीज का क्या क्या पर्पस था, उसने वो चीज क्यों इस्तेमाल की। ठीक है, तो मटेरियल्स और ये उसका पर्पस है। ठीक है, आप इसी तरह से लिख सकते हैं, बहुत बेस्ट वे है ये लिखने का। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जी, हमने मेन वन बाय वन ही चलना है ना,
कि क्या है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स से सबसे पहले, और मैंने बताया था कितने इस्तेमाल हुए थे जी, 20,000 यानी कि 20,000 उसने इस्तेमाल किए थे। 20,000 अल्फा पार्टिकल उसने लिए, और इनको क्या कहा जाता है, दे आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। और किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, He2+। अच्छा, और इनका पर्पस क्या था, हमें पता है कि ताकि वो क्या करें, हमारे जो गोल्ड फॉइल है, सोने का वर्क है, उसमें से गुजर के आगे जा सके और हमें पता चले कि ये एटम किस तरह का था। ठीक है, दे पेनिट्रेटेड, इनको क्यों यूज किया कि दे पेनिट्रेट करते किसी चीज के अंदर घुस जाना, कि ये पेनिट्रेट कर जाए थ्रू मैटर, और मैटर हमारा क्या था, गोल्ड फॉइल टू सम एक्सटेंट, तो ये उसमें से गुजर कर आगे चले जाएं, तो इसका पर्पस ये था यूज करने का। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड प्लोनियम, दूसरा मटेरियल ये था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम और प्लोनियम को इस्तेमाल किया गया। इनको क्यों इस्तेमाल किया गया, दे वर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल इन्होंने प्रोवाइड किए थे। ठीक है, ये दोनों जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो मतलब एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास रिएक्शन, एक होते हैं हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनका न्यूक्लियस टूटता जाता है, तो ये बड़े इनका न्यूक्लियस होता है, और इनका न्यूक्लियस टूट के क्या होता है, हीलियम के न्यूक्लियाई में चेंज होता जाता है। तो इनको बेसिकली यूज किया गया अल्फा पार्टिकल के सोर्स के तौर पर। और थर्ड चीज हमारे पास क्या आती है, गोल्ड फॉइल, और वो कैसी थी जी, कितनी थिक थी, 0.0004। कैसे याद रखना है आपने, 0 पॉइंट और मतलब 4 0 और आगे 4, ठीक है, सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल थी हमारे पास। और ये क्यों इस्तेमाल की गई, जाहिर सी बात है, ये तो हमारा मेन टारगेट था ना। दिस वाज यूज एज अ टारगेट फॉर अल्फा पार्टिकल, जिसपे अल्फा पार्टिकल ने आके बम्बार्डमेंट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास एट द एंड हमने क्या इस्तेमाल किया था, फोटोग्राफिक प्लेट और आ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। आप दोनों में से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ऊपर कोटिंग हुई हो। कोटिंग कहते हैं मतलब एक स्क्रीन है, उसके ऊपर एक आपने तह जमा दी किसकी, जिंक सल्फाइड के। ठीक है, दिस वाज यूज्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। यही इसका काम था ना कि हम जो है वो उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल के सारे ऑब्जेक्ट जो उसके इफेक्ट आए हैं उनको ऑब्जर्व कर सकें। नेक्स्ट प्रोसीजर, ठीक है, हमने मटेरियल डिस्कस कर लिया, अब उसका प्रोसीजर क्या था, बड़ा आसान सा प्रोसीजर था कि ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन द 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल। ठीक है, उसने उस पर बस बम्बार्डमेंट करनी थी, और फिर क्या करना था, देन ही ऑब्जर्व द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द एटम ऑफ गोल्ड फॉइल। और उसके बाद उसने जो है वो गोल्ड फॉइल से किस तरह से अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर गए, बिखर गए, वो उसने ऑब्जर्व करना था कि क्या उन अल्फा पार्टिकल ने जो है वो टकराने के बाद कौन कौन से पाथ फॉलो किए, सीधे आए या थोड़े डिफ्लेक्ट कर गए या वापस मुड़ गए। नेक्स्ट हम ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। ठीक है, अब ये सारा हो गया ऑब्जर्वेशन, उसने ऑब्जर्व क्या किया, उसने क्या ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड वाज एज फॉलोज। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत 2 बार पूछी गई है, मतलब 2 मैंने आपके पीछे क्वेश्चन लिखे थे, तो ये आपका शॉर्ट के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन आप 3rd नंबर आगे लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ऐसा ही था, अनडिफ्लेक्ट किए बगैर, मतलब अपना रास्ता छोड़े बगैर बिल्कुल सीधे आगे बहुत सारे पार्टिकल्स। लेकिन आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल, उन 20,000 में से ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स। उनमें से बहुत कम ऐसे थे जो कुछ जाविये पर जो थे वो क्या करके डिफ्लेक्ट करके मुड़ गए। वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल, और कुछ ऐसे भी थे जो कि बिल्कुल वापस बाउंस बैक करके वापस मुड़ गए। यही ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन थी। नेक्स्ट चलते हैं फिर, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आपसे मैंने अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ था, सिर्फ आपसे रिजल्ट आपसे पूछा गया है, तो आप रिजल्ट ही सिर्फ इसमें लिखेंगे, उसमें आपने सारी या पीछे से नहीं लिखना। ठीक है, ऊपर वाले जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपने ये सारा लिखना होगा, लेकिन जो 4th वन लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपने सिर्फ रिजल्ट लिखने हैं। तो ये देखिए मैंने सबको हेडिंग लगाई है, तो ये अगर आप इस तरह हेडिंग के साथ इसको लिखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, हेडिंग लगा के आप लिख सकते हैं, साथ इसका क्या करेंगे आप डायग्राम साथ बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पूरे जो है वो 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे आपको। चलें रिजल्ट की बात करते हैं, तो अब इसने रिजल्ट मतलब क्या नताइज उसने अखज किए कि अच्छा ये मैंने ऑब्जर्व किया है तो इससे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट, इस अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने तजर्बे को नजर में रखते हुए, रदरफोर्ड प्रपोज प्लैनेटरी मॉडल फॉर एन एटम एंड कंक्लूडेड फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है कि रदरफोर्ड प्रपोज प्लैनेटरी मॉडल फॉर एन एटम। उसने कहा कि जो हमारा एटम है वो प्लैनेटरी मॉडल, मतलब ये जो हमारा निजाम शमसी है ना, सोलर सिस्टम है, प्लैनेटरी मॉडल सैयारों वाला। ठीक है,
उस तरह का कि उस तरह का मिलता जुलता है। क्या है, दरमियान में सन होता है और सन के गिर्द क्या होता है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरह उसने कहा कि एटम भी ऐसा है, दरमियान में कोई न्यूक्लियस है और जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल जो है वो प्रपोज किया था, तो प्लैनेटरी मॉडल था। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास पहला जो था वही बात की, चूंकि बहुत ज्यादा पार्टिकल सीधे गुजर गए तो इसे हमें क्या पता चला कि बहुत ज्यादा एटम का हिस्सा क्या है, खाली है। मोर एम्प्टी वॉल्यूम ऑफ एन एटम। तो सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। क्योंकि बहुत ज्यादा जो पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल वो फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड मतलब अपना रास्ता छोड़े बगैर मतलब सीधा गुजर गए, तो इससे क्या पता चला कि बहुत ज्यादा एटम का हिस्सा जो है वो खाली है। सेकेंड वन की बात करते हैं। दूसरा उसने क्या कहा कि चूंकि कुछ जो थे वो क्या कर गए, उन्होंने अपना रास्ता जो है वो तब्दील किया था, कुछ ने डिफ्लेक्शन शो की थी। तो वो क्यों की थी, तो उसने कहा कि सेकंड का क्या मैंने हेडिंग लगाया है कि सेंट्रलाइज्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, एक तो वो सेंटर में है कि दरमियान में से करके, एक मतलब दरमियान में करके वो डिफ्लेक्ट करते हैं, और एक वो पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उसने जो है वो इस पे कॉन्सेप्ट उसने बनाया कि वो मेरे पार्टिकल जो थे वो पॉजिटिव चार्ज थे, तो इसका मतलब है डिफ्लेक्शन जो वो एक दूसरे की रिपल्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रही है, कि उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है वो उस चीज पे दरमियान में मौजूद है। तो क्या है जी, डिफ्लेक्शन ऑफ ए फ्यू पार्टिकल्स, मतलब कुछ पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट कर गए थे, प्रूव दैट उनसे ये साबित हुआ देयर इज ए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है, थर्ड बात क्या थी, थर्ड ये थी कि चूंकि बहुत कम जो थे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे, है ना, बहुत ज्यादा जो सीधे गुजर गए थे, तो चूंकि बहुत कम डिफ्लेक्ट बैक हुए थे, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो बड़ा ही डेंस है और हार्ड किस्म का है। ठीक है, तो क्या है दी कंप्लीट रिबाउंस, मतलब जो वापस मुड़ गए उनकी बात हो रही है, मतलब वो जो वापस मुड़ गए, तो इसका मतलब ये है कि वो जो हमारा न्यूक्लियस है वो इतना ताकतवर है, इतना डेंस है, मतलब इतना वो कॉम्पैक्ट किस्म का है, हार्ड इतना है कि वो उसको बिल्कुल वापस भेज सकता है हमारे पार्टिकल को। द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ ए फ्यू पार्टिकल शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल साइज न्यूक्लियस। ये वो बात के बहुत कम पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा हिस्सा खाली है और न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल छोटा सा दरमियान में करके है, जिसकी वजह से बहुत कम पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, अपना रास्ता उन्होंने चेंज किया। सिंस अ फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, इट शोज दैट द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। अगली बात करते हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर उसने कहा क्योंकि दरमियान में पॉजिटिव चार्ज है तो फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रल एटम। ठीक है, एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। ऐसा ही है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होते हैं ना, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एज अ होल जो है वो एटम हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और फिर जब उसमें से हम नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन बाहर से निकालते हैं, उन्हें उसे आयनाइज करते हैं, फिर वो उससे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है एटम पे। जैसे मैंने आपको हीलियम के पार्टिकल्स में बताया, हीलियम न्यूक्लियाई में अल्फा पार्टिकल्स में। एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आगे है जी न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स भी वो क्या होते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स वो चीजें हैं, वो दो फंडामेंटल पार्टिकल जो हमारे न्यूक्लियस में मौजूद हों। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल दैट लाई विद इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। कि न्यूक्लियस के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं, मैंने बताया था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स एक एटम के 3 होते हैं। पहले ये तस्वर किया जाता था कि एटम को तोड़ा ही नहीं जा सकता, एटम इज इनडिविजिबल, लेकिन अब ये है कि एटम को तोड़ा जा सकता है और उसके मेन 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, बुनियादी 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो इन दोनों को उसने कहा कि जो न्यूक्लियस में 2 फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं कहेंगे क्योंकि वो न्यूक्लियस में मौजूद नहीं है। ठीक होगी बात। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट होता है एग्जामिनर का, कि डिफेक्ट इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, कि रदरफोर्ड के जो मॉडल था उसमें डिफेक्ट क्या क्या थे। ठीक है, क्या डिफेक्ट मतलब खराबी, ड्रॉबैक क्या था उसका, खराबियां क्या क्या थी उसमें। अच्छा चले पढ़ते हैं। although Rutherford experiment proved that plum pudding model of an atom was not correct, मतलब अगरचे कि रदरफोर्ड ने जो प्लम पडिंग मॉडल था इससे पहले वाला
उसको मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग था रदरफोर्ड का मॉडल कि साइंटिस्ट इस बात पे एग्री हो गए कि जो इससे पिछला मॉडल था वो करेक्ट नहीं था, येट इट हैज फॉलोइंग डिफेक्ट, लेकिन फिर भी इसमें जो है ये वाले डिफेक्ट्स मौजूद थे। ये 2 ही डिफेक्ट है, इसलिए ये 2, क्योंकि 2 पॉइंट होते हैं ना, तो ये शॉर्ट में मस्ट आ जाता होता है, बड़ा फेवरेट होता है शॉर्ट में। इसकी भी मैंने हेडिंग लगाई है। तो नंबर 1 इज एन एटम शुड कोलैप्स। कोलैप्स मतलब तबाह होना। क्या मतलब, देखिए ये क्या था कि चलिए इसको एक बार रीड आउट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और एमिट एनर्जी continuously and they should ultimately fall in the nucleus। ठीक है, क्या मतलब, देखिए उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, यही बात की थी ना उसने। तो उसने कहा कि जो पहले हमारी जो है वो पहले की बात थी ये काफी, ठीक है, 1911 की बात है। तो क्लासिकल थ्योरी थी तब रेडिएशन की, मतलब पुरानी थी। अब जो है हमारा मॉडर्न जो है वो क्वांटम का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है, जो हम आगे बोहर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसने क्या कहा था कि जो भी हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहती क्या है कि जो हमारा कोई भी पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल होगा, कोई भी पार्टिकल जिसपे चार्ज मौजूद होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है अब इस केस में, उस पे चार्ज मौजूद है नेगेटिव, और वो अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी अपनी, या तो मतलब अगर वो रिवॉल्व कर रहा है मतलब काम कर रहा है ना, रिवॉल्व से काम मुराद है वो काम कर रहा है। तो हम जब भी कोई बंदा काम करता है, कोई चीज काम करती है, तो वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज करती है या गेन करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहता है घूम रहा है, तो ये इससे चाहिए कि ये मुसलसल अपनी एनर्जी क्या करे, लूज करता जाए करता जाए करता जाए, और लूज करता करता न्यूक्लियस के पास आता जाए, और एट द एंड क्या करे जी, न्यूक्लियस में घिर जाए आके। और इस तरह क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन आके जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और जो हमारा एटम होगा वो तो कोलैप्स कर जाएगा, तबाह हो जाएगा, एटम रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या था पहली बात, तो इससे फिर हमें यही समझ आई कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो जी घूम रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन फिर हमें इससे ये समझ आई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बीइंग चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली। इसे मुसलसल जो है वो चार्ज पार्टिकल भी है और घूम भी रहा है, तो इसे तो एनर्जी जो है वो मुसलसल एमिट या रिलीज करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि इसे एनर्जी अपनी देते काम कर रहा है ना, तो एनर्जी तो वो खारिज करेगा ना, उसकी लग रही है एनर्जी, तो रिलीज कर रहा है या एमिट कर रहा है, दोनों का मतलब खारिज करना ही है। तो इसे फिर क्या करना चाहिए, अल्टीमेटली आके हमारे बिला आखिर इसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ठीक है, और असल में तो ऐसा नहीं होता है, एटम तो भाई बरकरार रहता है, तो वो किस तरह बरकरार रहता है ये हम इंशाल्लाह बोहर में डिस्कस करेंगे। और सेकंड क्या था, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। ठीक है, तो अब इससे यही साबित हुआ कि देखिए वो कहता है कि कॉन्टिन्यूअसली जो है वो उसे एनर्जी इमिट करनी चाहिए। ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना, स्पेक्ट्रम भी जो है वो रेडिएशन का बनता है। स्पेक्ट्रम जिस तरह से हमारा ये जो रेनबो को कर ले, ठीक है, तो ये हमें क्या होता है, ये एक स्पेक्ट्रम होता है जिससे हम रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब हमें रेडिएशन नजर तो नहीं आ रही ना, अच्छा यहाँ पे इतनी रेडिएशन नजर निकल रही है, इतनी शुआएं निकल रही हैं, तो ये हम स्पेक्ट्रम से अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि जब अच्छा ठीक है ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एनर्जी इससे मुसलसल निकल रही है, तो हमें एक मुसलसल स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, मुसलसल शुआएं मिलनी चाहिए थी। ठीक है, उस अपने जो हमारा स्पेक्ट्रम था, एक फिल्म थी, जो प्लेट थी, एक स्क्रीन थी, स्क्रीन के ऊपर हमें मुसलसल क्या मिलने चाहिए था, वेव्स मिलनी चाहिए थी कि भाई यहाँ पे भी रेडिएशन निकल रही है, मुसलसल निकल रही है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, वो कहीं कहीं एनर्जी जो है वो निकल रही थी। ठीक है, वो आपको एक प्रॉपर एक बैंड्स की सूरत में मिल रही थी। तो मतलब कि अगर ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा होता तो हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, लेकिन असल में कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये भी बात जो थी वो फिर रदरफोर्ड के मॉडल से जो है वो प्रूफ नहीं हो रही थी। तो सो क्या हमें पता चला, इफ द इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली दे शुड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इनफैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व। सो ये थे हमारे डिफेक्ट्स। अब एट द एंड जो आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन था, ये भी आपने वैसे अगर लॉन्ग में है तो आपने ये सारा लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की अहमियत क्या थी। देखिए उसने प्लम पडिंग मॉडल को पहली बात है नलिफाई कर दिया, तो ये जो है उसका सबसे पहला जो है वो इम्पोर्टेंस थी। अब किसी चीज की इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो दूसरे बंदे के जहन में कोई सवाल छोड़ दे। ठीक है, मतलब कुछ चीजें क्लियर हो जाए और फिर हमें पता चले अच्छा ये सवाल है, अब इसमें मजीद काम करना बाकी है। ठीक है, तो although the scientists had objection on the atomic model presented by Rutherford, yet it cultivated thought प्रोवोकिंग आइडियाज अमंग देम। ठीक है, मतलब दो के साइंटिस्ट इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानते थे, इसमें कुछ खराबियां मौजूद थी, लेकिन इससे जो है वो बहुत ही
थॉट प्रोवोकिंग जो आइडियाज थे वो जहन में आए। वो क्या थे? दे इनिशिएटेड द क्वेस्ट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब उन्होंने ये वाले सवाल जो है वो इनके ऊपर मजीद काम करना शुरू किया। क्वेस्ट मतलब कहते हैं मतलब प्यास लगना, ठीक है, ये अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की ये वाले सवालों के जवाब तलाश करने में। हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और व्हाई आर एटम्स स्टेबल, बस वही दोनों डिफेक्ट्स हैं एक्चुअली। क्या एटम को कोलैप्स कर देना चाहिए? तो वो कहता है कि एटम कोलैप्स मतलब क्यों होगा, और एटम जो है वो स्टेबल कैसे रहता है? एटम हमें नजर भी आता है, वो ऐसे क्यों होता है? इस तरह तो सारे एटम्स को कोलैप्स कर जाना चाहिए था। why does an atom give line spectrum, और एटम जो है वो फिर लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है? मतलब रदरफोर्ड से तो यही लगता था ना कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हमें मिला। जब वो ऑब्जर्व किया तो वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है, इसके पीछे क्या रीजन है? Then scientists considered that there must be another model for an atom. तो इससे हमें ये पता चला कि जी हमें इस चीज का अंदाजा हुआ कि जी हमें अब एक और मॉडल की जरूरत है। तो रदरफोर्ड बेसिकली बेसिस बना एक नए जो है वो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल की, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दूसरे फेलोज के साथ, ताकि उनके भी रदरफोर्ड के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके, उन्हें याद करने में भी आसानी हो, और इस तरह से पेपर में लिख कर आए ताकि आपको सारे के सारे मार्क्स जो है वो आसानी से मिल जाएं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।